बहुत चिंता वाला विषय है मेरे भाई। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है बहन जी। मजे की बात ये देखिए कि भगवान बुद्ध का दिया हुआ एक जो सम्राट अशोक का दिया हुआ लाट है, उस लाट पे 4 शेर है ना, नोट पे देखती होंगी। नोट पे एक लाट बनी हुई है अशोक की, उस पे 4 सिंह हैं, उसमें 3 मुंह दिखता है, एक मुंह नहीं दिखता है क्योंकि चारों तरफ है और 3 ही तरफ का फोटो लिया जा सकता है। उस अशोक की लाट को रिप्लेस कर दिया गया किसी सिंगल से, यानी उस लाट के ऊपर एक बैल बैठा हुआ है जो कि राष्ट्रीय प्रतीक की पूरी तरीके से अपमान किया। वो व्यवस्था है जिसके तहत आप इतनी रात में बैठ करके यहाँ पे कार्यक्रम कर ले रहे हो, और वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था है संविधान। इसी संविधान की वजह से हमको अधिकार मिला, इसी संविधान की वजह से आप और हम बराबरी में बैठे हैं, और इसी संविधान को बचाने की जिम्मेदारी साहब कांशीराम ने अपने कंधे पे उठाई थी। साहब ने अपनी जब नौकरी से इस्तीफा दिया तो बोले कभी घर नहीं जाएंगे, कभी नौकरी नहीं करेंगे, अपने नाम पे कोई घर दुकान मकान नहीं बनाएंगे, ये बहुजन समाज ही मेरा घर परिवार है। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा उस व्यक्ति ने ली, और ले करके आपके बीच में, हमारे बीच में जब निकल के गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको और हमको हमारा महत्व बताया कि तुम केवल वोटर नहीं हो, तुम एक मजबूत वोटर हो। तुम्हारी संख्या ज्यादा है, तुम 100 में 85 हो, तुम्हारी संख्या ज्यादा है तो राजा तुम्हारा होना चाहिए। और जो तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं वो लोग 100 में 15 हैं। ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सारे DS को। ये साहब बहुत चिंता वाला विषय है मेरे भाई। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है बहन जी। मजे की बात ये देखिए कि भगवान बुद्ध का दिया हुआ एक जो सम्राट अशोक का दिया हुआ लाट है, उस लाट पे 4 शेर है ना, नोट पे देखती होंगी। नोट पे एक लाट बनी हुई है अशोक की, उस पे 4 सिंह हैं, उसमें 3 मुंह दिखता है, एक मुंह नहीं दिखता है क्योंकि चारों तरफ है और 3 ही तरफ का फोटो लिया जा सकता है। उस अशोक की लाट को रिप्लेस कर दिया गया किसी सिंगल से, यानी उस लाट के ऊपर एक बैल बैठा हुआ है जो कि राष्ट्रीय प्रतीक की पूरी तरीके से अपमान किया जा रहा है। और आप और हम घर में बैठ के सूती रगड़ रहे हैं, घर में बैठ करके पंचायत कर रहे हैं बहन जी। आप और हम खाली बैठ करके अपना खाली रुपया पैसा गहना गुड़िया, और बगल में कितना उसके घर में दहेज चढ़ा कितना नहीं चढ़ा उसी में उलझे हुए हैं। सोच करके देखिए, बहुत खतरनाक समय एक आने वाला है। अगर हम लोग लगातार काम नहीं किए, लगातार गांव-गांव में जन जागरूकता का कार्यक्रम नहीं चला, तो ये सारे लोग अपने मंशा में कामयाब हो जाएंगे बहन। इनका टारगेट कौन है? इनका टारगेट आप नहीं हो, इनका टारगेट वो व्यवस्था है जिसके तहत आप इतनी रात में बैठ करके यहाँ पे कार्यक्रम कर ले रहे हो, और वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था है संविधान। इसी संविधान की वजह से हमको अधिकार मिला, इसी संविधान की वजह से आप और हम बराबरी में बैठे हैं, और इसी संविधान को बचाने की जिम्मेदारी साहब कांशीराम ने अपने कंधे पे उठाई थी। साहब ने अपनी जब नौकरी से इस्तीफा दिया तो बोले कभी घर नहीं जाएंगे, कभी नौकरी नहीं करेंगे, अपने नाम पे कोई घर दुकान मकान नहीं बनाएंगे, ये बहुजन समाज ही मेरा घर परिवार है। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा उस व्यक्ति ने ली, और ले करके आपके बीच में, हमारे बीच में जब निकल के गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको और हमको हमारा महत्व बताया कि तुम केवल वोटर नहीं हो, तुम एक मजबूत वोटर हो। तुम्हारी संख्या ज्यादा है, तुम 100 में 85 हो, तुम्हारी संख्या ज्यादा है तो राजा तुम्हारा होना चाहिए। और जो तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं वो लोग 100 में 15 हैं। ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सारे DS4। ये साहब कांशीराम का नारा था। DS4 था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। साहब कांशीराम ने तमाम छोटे छोटे संगठन बनाए, लेकिन हम सारे लोग इतने मूर्ख हैं कि अपने महापुरुषों के इतिहास को बढ़ा चढ़ा के बोलने की बजाय यहाँ पे क्या बोलते हैं, 2-3-4 चीजें रट रखे हैं। नारी का मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, प्राणदाता, हाँ संविधान निर्माता, ऐसे 3-4 चीजें जोड़ लिया, वही उतना बोलते हैं, रटा रटाया और बोल के चले जाते हैं। और कुछ लोग अपने समाज के लोग हैं जो उनके समाज के, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में 10-10, 20-20 बार माफी मांगी, उनके नाम के आगे वीर लगाते हैं और उनको कल वहां सम्मान कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं दिया, जो अंग्रेजों की गोदी में जाकर के बैठ गए, उनको हमारे
देश में सम्मान दिया जा रहा है, और जिसने भारत देश जो कि अलग अलग जातियों में धर्मों में बटा हुआ था उसको एक सूत्र में बांटने का बाबा साहब ने काम किया, तो उनको दलितों का मसीहा कहा जा रहा है। अगर हम अपने महापुरुषों को आगे बढ़ा के नहीं बोल पाएंगे तो साहब कांशीराम के नाम के आगे आजकल मुझे बहुत आपत्तियां हो रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ इन सारी बातों से लेके। जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी वामसेफ के संस्थापक जन्मदाता, क्यों भैया? बाबा साहब ने भी तो आरपीआई बनाई थी, क्यों नहीं आप लोग बाबा साहब को आरपीआई के संस्थापक बोलते हो? अगर आपने अपने नेता को एक पार्टी तक सीमित कर दिया तो कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो उनको, आपके नेताओं को एक जाति तक सीमित कर देंगे। आपकी पार्टी को जैसे एक जाति तक सीमित कर दिया गया। बहन जी, मान्यवर कांशीराम साहब ने केवल पार्टी नहीं बनाई थी, हमको राजनीति करना सिखाया था। और जब साहब कांशीराम कहते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यानी साहब आपको और हमको वार्निंग दे रहे हैं। तुम्हारा संख्या ज्यादा है, राजा तुम्हारा होना चाहिए, और तुम्हारे वोट के बिना राजा नहीं बन सकता। कांशीराम साहब बोलते हैं बाबा के बच्चों के बिना मैं इस देश का शासन चलने नहीं दूंगा। जब साहब कांशीराम ये बात कहते हैं कि बाबा के बच्चों के बिना, यानी आप हैं बाबा के बच्चे, हम हैं बाबा के बच्चे, हम बाबा साहब के बच्चों के बिना शासन नहीं चलने देंगे। साहब वार्निंग देते हैं, कहते हैं सरकार बने ना बने, सत्ता मिले ना मिले, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। कहते हैं कि राजनीति चले ना चले, राजनीति में शासन सत्ता मिले ना मिले, सरकार ना बने, लेकिन ये जो कार्यक्रम है जैसे आज रात में हो रहा है, ये सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। कितने लोग हो जो गांव में निकल करके कार्यक्रम रोजाना करने के लिए तैयार हो? हम तो अपना सब कुछ छोड़ करके तैयार हैं। आप हाथ भले खड़ा कर सकते हो, लेकिन सबको धूप लग रही है और सबको भूख लग रही है। साहब ने कहा जिसको धूप लगे, जिसको भूख लगे, वो मिशन का काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को तरफ मुंह करके इसलिए ज्यादा बोल रही हूँ कि जिम्मेदारी ज्यादा हम लोगों के पास, हम लोगों के ऊपर है, क्योंकि ये तो बहुत बिकाऊ लोग हैं। इनको अभी दारू मिल जाएगी, ये उसी के पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये दिन शाम जैसे होती है, ये एक ऐसा व्यक्ति जुटाना शुरू कर देते हैं कि जेब में 20 रुपया है, अब 20 रुपया में तो कोई दारू मिलती नहीं, तो ये शाम से अपना साथी खोजना शुरू कर देते हैं। 20 रुपया वाला और कौन है कि 3 लोग मिल जाए, 60 रुपया का जुगाड़ हो जाए, एक पौवा मिल जाएगा तो 20-20 ग्राम 25-25 ग्राम तो कम से कम पी ही लेंगे। ये ऐसे लोग हैं, इसीलिए इनके ऊपर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, लेकिन आपके ऊपर बहन जी बहुत भरोसा है। कोई फ्री में मुर्गा खिलाए उसके पीछे पीछे चल देता है, फ्री में दारू पिलाए तो कहो उसका जो पांच छूने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए बहन जी आपकी तरफ बात कर रही हूँ, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी साहब कांशीराम छोड़ के गए। साहब एक पार्टी नहीं बनाए थे, साहब ने आपको और हमको जिम्मेदारी दिया कि देखो मैंने अपने पूरे जीवन की कमाई एक औरत को सौंप के जा रहा हूँ। वो चाहते तो खुद नेता बन सकते थे, खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, राष्ट्रपति तक का ऑफर उनके पास आया, लेकिन साहब कांशीराम ने अपने पूरे जीवन की कमाई एक औरत को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि एक औरत कभी बिकाऊ नहीं हो सकती। आदमी बिक सकता है, आदमी चालाक हो सकता है, तो वो मिशन एक औरत के ऊपर अगर छोड़ के गए तो उसके बाद उसको आगे बढ़ाने का काम आपको और हमको न करना है। पीछे से अगर आप और हम लगातार जागरूकता का कार्यक्रम नहीं करते रहे तो वो मिशन वहीं का वहीं रह जाएगा। अरे जोगी बाबा लोग रोज आएंगे और कहेंगे हई न करबू तो हई हो जाए, हऊ न करबू तो हऊ हो जाए, जुतिया न रखबू तो लड़का मर जाए, करवा न भूखबू तो हर आदमी मर जाए, अकुल मेहरारू डेराए डेराए जुतिया करवा भूखे लगे। तनी बुद्धि का प्रयोग करो बहनी, दिमाग से सोचिए कि आप डरती हैं आपका आदमी ना मर जाए, व्रत रखती हैं। आप डरती हैं मेरा बेटा ना मर जाए, बेटा के लिए व्रत रखती हैं। कभी सोची है इस बात को कि ये आदमी क्यों नहीं डरता कि मेरी बीवी जिंदा रहे, मैं बीवी के लिए एक दिन व्रत रखूं? सही बहन जी, गलत कह रहे तो बताइए। ये आदमी क्यों नहीं सोचता कि मेरी बेटी जिंदा रहे, अपनी बेटी के लिए एक दिन व्रत रखूं? नहीं रखता ना, लेकिन हम इनके लिए व्रत रखते रखते बुढ़ा जाते हैं। आई दारू पी सुसाइड करने लगे, सुरती खा सुसाइड करने लगे, बीड़ी पी सुसाइड करने लगे। गलत कह रहे तो बताइए भाई, सही ना? ऐसे निक का हमर है कि जे हमर एको दिन दारू ना पीला, बीड़ी ना पीला, सुरती ना खाइला, तब हमारे इनसे ढेर जीला ना। इनके तक टिकटवा पहले कट जाए, काहे के दारू पिए वाला है। भंते जी बताते हैं जो दारू पीता है उसका 3 फायदा, भैया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 3 फायदा है दारू पीने का। एक, वो कभी बुढ़ा नहीं होगा। दूसरा,
उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। तीसरा, उसका कुत्ता दोस्त होता है। भंते जी कहते हैं कि वो कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों? दारू पिएगा तो जवानी में मर जाएगा ना, बुढ़ाएगा तो बूढ़ा कैसे होगा। बोले कि उसके घर में कभी चोरी नहीं होती, क्योंकि वो सब कुछ बेच के तो पी जाता है। घर में कुछ रहेगा तभी ना चोरी करने आएगा। तीसरा, उसका कुत्ता दोस्त होता है। ये फायदे हैं दारू पीने के, क्योंकि दारू पी के जब आप जमीन में लौटते हो, नाली में कहीं पड़े होते, कुत्ता सुसु करने से पहले सोचता अरे इतना लागत अपने भाई है, तो वो भी बगल में लौट जाता है, सुसु कहीं और करके चला। ये फायदे हैं दारू पीने के। तो बहन जी, हम दारू नहीं पीती है, लेकिन इनसे ज्यादा जीते हैं। बुद्धि का प्रयोग कीजिए। बुद्धि हमारे घर में ऐसा नहीं है बहन जी कि हम हमेशा से ऐसे थे। हमारे घर में भी बहुत पूजा पाठ होता था, बहुत व्रत रखा जाता था, सब कुछ होता था, लेकिन फिर भी जिस दिन से ज्ञान हुआ उस दिन से सब छूटा ना। मम्मी हमारी बड़का पुजारी थी, 9 दिन नवरात्र का व्रत रखती थी, पंडित को बुला के पूजा करती थी। ऐसे ही एक बार पूजा करने बुलाई, भैया थोड़ा बाहर पढ़ने गए थे, थोड़ा बुद्धि खुल गई। भैया ने मम्मी से मना किया, मम्मी हम लोग को ये नहीं करना चाहिए, गोबर नहीं पूजना चाहिए। भैया कहे, मम्मी कहीं ढेर पड़ गई ना, दिमाग तो ढेर खराब हो गया है, जब जिसे कहल जाता है वैसे करा। भैया बेचारू बैठ के, मम्मी पंडित को बुलाई थी, पंडित जी भैया से कहीं जाके गोबर ले आवा। भैया गए गोबर ले आए, पंडितों को पिंडी बनोने, भैया से कहने गोड़ धरा, ऊपर सिंदूर उंदूर लगाए थे। भैया कहते हैं गोबर है, हम गोड़ ना धरा। पंडित जी कहने मान ला भगवान है, गोबर ना है, गोड़ धोइला। भैया कहने गोबर है, गोड़ ना धरा। पंडित जी कहते हैं मान ला भगवान है, भैया कहते हैं गोबर है, पंडित कहते हैं भगवान है, भैया कहते गोबर है, पंडित कहते भगवान है। पंडित जी गुस्सिया भी नहीं, कहने अब शराब दे दे भस्म हो जाएगा। मान का ना ले तराजू की गोबर ना गड़े जो है भगवान है, गोड़ धोइला। भैया बेचारू डर गई ना कहीं भस्म ना हो जाए, सही है ना, गोड़। 1 घंटा पंडित जी कथा कहने, 2 घंटा बोला भुखाए गई। भैया कहने तनी जाके चाहाए हुए के ले। भैया गई ने भीतर, जात हुए जो गोबर है लोग उठाई के ले गए भीतर गई ने, 4 लड्डू नुमा बनाए के नहीं आएंगे, पंडित जी से पीने लगे। अब पंडित जी कहते हैं गोबर है, भैया कहते हैं लड्डू। पंडित जी कहते हैं गोबर है, भैया कहते हैं लड्डू। पंडित कह दिखाई नहीं देता तो गोबर है लड्डू ना है। भैया कहने 2 घंटा पहले हम खात रही ना कि ये गोबर है भगवान ना है, तब मन नहीं ना, गोड़ धाई नहीं ना। अब चला तू माना, किसको भी पसंद नहीं आता। भैया कहने 2 घंटा पहले हम कहत रही ना कि गोबर है भगवान ना है, तो हम गोड़ धोई नहीं ना, मन नहीं ना कि भगवान है। अब चला तू माना कि लड्डू है, और चला तू खा। आप तो पंडित समझ गई नहीं, आज गलत जगह फंस गई। कहने हमके हमारा दक्षिणा छुड़ा दा, हमके ना कुछ खाए होए के। कहे 2 घंटा कथा सुन ले, बिना खाए जाए ना ले। अपन धोती होती झोला वोला छोड़ के पंडित जी भगने। भैया कहने बिना खाए ना ले, जैसे तैसे अपन जान छुड़ाए के भगने। बुद्धि का प्रयोग कीजिए। यही बुद्धि का प्रयोग वर्तमान समय में करना है, जब आपके वोटों की लूट मची हुई है। कभी आपने सोचा है कि जो लोग हमारी परछाई से, जो लोग हमारी परछाई से अपवित्र हो जाते थे, जो लोगों ने हमारे गले में मटका, कमर में झाड़ू बांधी हुई थी, क्या मजबूरी है कि चुनाव से पहले आके कहते हैं काकी गोड़ धरत है, गोड़ अमही के दिया। जिन लोगों ने हमारे बच्चों का नाम रखा, सोमवार को पैदा होते थे समरू, मंगल के पैदा होते थे मंगरू, बुध के पैदा होते थे बुधही, ऐसे ना नाम रखा, निरहुआ गुरहुआ, ऐसे ना नाम रखा जाता। जो लोग इस तरीके से नाम रखते थे, आज क्या मजबूरी है कि आकर के आपके पाँव में छू रहे हैं और कह रहे हैं कि काकी गोड़ भरत है, गोड़ वहीं के दिए था। यानी कि एक बड़ा ताकत आपके पास दे के गए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और उसी पे टारगेट है, उसी पे टारगेट है इनका कि ये जो वोट है, जिस वोट की वजह से हर 5 साल के बाद आपका पाँव छूना पड़ता है, ये वोट इनसे छीनना चाहिए। और कैसे छीनेंगे? ये वैसे ही छीनेंगे जिस तरीके से जब बहन जी मुख्यमंत्री बनती है हमारी, तो अकेले बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनती थी। गांव देहात में रहने वाला हर लड़का, हर महिला अपने आप को मुख्यमंत्री समझती। अभी इसी चुनाव में हम लोग गांव में घूम रहे थे, तो लोग कह रहे थे अरे ऊंची जाति के लोग आके तनी रे तू कह के बात करे, चले आ जाइए, अरे हमारे यहाँ तनी कटिया करे के है। तो हमने सरकार बने था तब देख ले, तू अब जैसे मनो तैसे बात करा। यानी कि जो ये साहस आया ना, ये साहस शासन सत्ता की वजह से आया। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, अरे चमैनिया बैठ गई, चमैनिया शासन बहुत बड़ा गड़बड़। अखिलेश भैया मुख्यमंत्री हुए थे तब भी ये लोग क्या बोलते थे, अहिरन के तो बुद्धिए ना होला ही का राज हो। यानी आपकी योग्यता, आपकी
जाति से आंकी जा रही। बाबा साहब संविधान लिखे, पूरे देश को एकजुट किए, लेकिन तब भी उनको दलितों का मसीहा कहा जाता है, अछूत समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति कहा जाता है। बाबा साहब ने रास्ता बताया, दोनों रास्ता बताया, एक वोट का रास्ता बताया, दूसरा इनको जवाब देने का रास्ता बताया, जिसकी वजह से आज आप और हम यहाँ खड़े हैं। बाबा साहब 1956 में इस बात को समझ गए थे कि जितना भी ऊंची पढ़ाई कर लो, जितने भी ऊंचे पद पे पहुंच जाओ, तुम्हारी योग्यता तुम्हारी जाति से आंकी जाएगी। और इसीलिए क्योंकि तुम जिस जाति में पैदा हुए हो वो जाति तुमको नीचा क्यों बना के रखती है, क्योंकि ये जाति एक हिंदू धर्म नाम के धर्म ने तुमको दे रखी है। तो बाबा साहब ने कहा अगर सम्मान चाहते हो तो पहले जाति को तोड़ना होगा, जाति को तोड़ना है तो उस धर्म को छोड़ना होगा जिसने आपको और हमको नीच बना करके रखा। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा सम्मान चाहते हो तो बुद्ध की शरण में आओ, क्योंकि बौद्ध धर्म की यही पहचान मानव मानव एक समान। आपको और हमको समानता का भाव सिखाने के लिए बुद्ध की शरण में लेकर के गए, लेकिन उसी समय से एक दूसरा आंदोलन लगातार चल रहा था जिसने कहा कि हम बुद्धि के ऊपर अंधविश्वास को हावी कर देंगे। और आज बुद्धि के ऊपर अंधविश्वास हावी है, और उसी हावी होने की वजह से उन्होंने टारगेट कर दिया आपके वोट के अधिकार को, कि इस वोट के अधिकार को अब हमें छीनने का सही समय आ चुका है। जनता में बहुत ज्यादा निराशा है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। छोटे से छोटे चुनाव में अगर एक विशेष पार्टी जीत रही है तो हमने भी अपना मन बना लिया है कि शायद अब वही पार्टी हमेशा जीतेगी। बहन जी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती, ये बुद्ध कह करके गए हैं। परिवर्तन समाज का नियम है, लेकिन इस परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। जैसे साहब कांशीराम हमको सिखा के गए थे कि संघर्ष, लगातार संघर्ष, असली संघर्ष वही होता है जो शासन सत्ता की कुर्सी को हिला देता है, और उस शासन सत्ता की कुर्सी को हिलाने के लिए वो संघर्ष आपके और हमारे बीच से ही चल करके जा सकता है। इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। हम गांव-गांव मीटिंग कैडर कर रहे हैं। हमारा भी बहुत विरोध होता है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने साहब कांशीराम को जब से पढ़ा तो हम बहुत परेशान थे कि हमने शादी ही क्यों कर ली। साहब ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। हमने साहब को शादी के बाद जाना। हमने कहा चलो कोई नहीं, हमने शादी कर ली, हम एक और एक 11 हो गए कम से कम, हम लोग 2 लोग मिल करके काम कर सकते हैं। साहब के कदमों पे, नक्शे कदम पे चलते हुए हमने प्रयास किया कि हम जो साहब की बाकी शपथ है उसको तो हम पूरा कर सकते हैं। हम अपने घर नहीं जाते, हम अपनी जो नौकरी है वो नौकरी छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन हम बहुत जल्दी नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि हमें फुल टाइम काम करना है आपके बीच में। मुझे कोई नेता नहीं बनना है, लेकिन मुझे वो समाज का काम जो साहब कांशीराम का पीछे का चिंतन है जो छूट गया है, उस काम को लगता है कि साहब बोझ है मेरे ऊपर छोड़ के गए हैं, उस काम को आपके बीच में करना है। हम अपने नाम पे कोई घर, दुकान, मकान, कोई रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस हम कुछ नहीं रखेंगे। जो कुछ भी हम कमा रहे हैं या हमको पैसा मिल रहा है, ये समाज का पैसा है, तो पूरे टाइम हम समाज के ही बीच में इस पैसे को लगाएंगे। हम इतनी प्रतिज्ञा करके आपके बीच में बहन जी चल रहे हैं, इसलिए हम इतनी दमदारी से आपसे बोल भी पा रहे हैं कि जब साहब कहते हैं कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, वो वार्निंग को अब सही करने का समय आ चुका है मेरे भाइयों। ये जंग अपने भाई से एक मिट्टी का, एक जो खेत का 1 फीट टुकड़ा लेने के लिए नहीं लड़ाई लड़नी है। उस मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा के खेत काट लेने के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। ये लड़ाई लड़नी है उन ताकतों से जिसने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को बदलने का प्रयास किया है। आज राष्ट्रीय चिन्ह बदला है, बहुत संभावना है कि कल कह दें कि नई संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश करेंगे। तब क्या आप और हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? बहन जी, एक छोटी छोटी बात बताओ, क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चों के गले में फिर से मटका और कमर में झाड़ू लग जाए? क्या आप चाहते हो कि जो आज आपको पढ़ने का अधिकार मिला है वो छीन जाए? क्या आप चाहते हो जो आपको रुपया, पैसा, मान सम्मान का अधिकार मिला है वो छीन जाए? क्या आप चाहते हो कि जो आपको वोट का अधिकार मिला है, जिससे आप अपनी सरकार बना सकते हो, वो छीन जाए? अगर नहीं चाहते हो ऐसा कुछ हो तो संघर्ष करने के लिए रेडी हो जाओ। और कैसे रेडी होगे? गांव-गांव लगातार जागरूकता का कार्यक्रम करके, क्योंकि ये लोग झूठ बोल बोल करके यहाँ तक आए हैं। इन्होंने कहा 15 लाख हर अकाउंट में आएगा, सरकार बनेगी। आए बोले हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, दिए नहीं। उल्टा नोटबंदी कर दिए, जो थोड़ा बहुत पैसा हम लोग छुपा के आदमियों से रखे तो पैसों निकाल लिए ना। और फिर 2000 रुपये का नया नोट आया, और अभी कुछ दिन पहले पता चला कि वो नोट भी बंद हो गया। यानी सब अंटक वंटक
चल रहा है, और ये चल इसी वजह से रहा है क्योंकि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे। ये झूठ बोल बोल करके यहाँ तक पहुँच गए। बाबा साहब अपनी किताबों में लिख करके गए, साहब कांशीराम बोल करके गए कि ब्राह्मण की बोली से, बनिया की झोली से और ठाकुर की गोली से अगर बचना है तो टोली बना लो, और वो टोली बनाने का समय आ चुका है। वो टोली इसी तरीके से गांव में अगर लगातार कार्यक्रम चलता रहा डेली, तो इनका झूठ हमारे सामने आएगा। इनका झूठ हमारे सामने आएगा कि ये झूठ बोलते हैं कि तुमको 5 किलो राशन दे रहे हैं, तुमको हम 2000 रुपया अकाउंट में डाल रहे हैं बीज के लिए, वजीफा के नाम पे, तमाम तरीके से ये सारा पैसा अगर आपकी जेब में डाल रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले अभी हम आटा खरीदने गए थे बहन जी, जो आटा हम 24 रुपया 25 रुपया किलो खरीदते थे, वो आटा हमने 45 रुपया किलो खरीदा है बहन जी। हमने 45 रुपया 1 किलो आटा खरीदा, मेरे हाथ पांव फूलने लगे। जबकि मैं एक सरकारी नौकरी कर रही हूँ, बहुत अच्छी तनख्वाह पा रही हूँ, फिर भी बेटा 45 रुपया किलो अगर मैं आटा नहीं खरीद पा रही हूँ, तो आप सोच करके देखिए बाकी जनता का क्या हालत होगा। इस तरफ ध्यान आपका ना जाए, इसलिए ये बाबाओं की फौज लगा के रखे हैं। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, पूरी फौज लगा के रखी है कि तुम बाकी कोई चीज सोच ना पाओ। मोबाइल में स्क्रॉलिंग का इतना बढ़िया सिस्टम है, रील वीडियो, टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब वीडियो, कि ऐसे देखा कोई मरा, बड़े दुखी हुए, तब तक स्क्रॉल किए, आगे कोई टिकटॉक का वीडियो आया, की बोलते बस ऐसे आया हंसने। यानी एक पल पहले रो रहे थे और फिर दूसरे पल हम हंसने लगे। दिमागी तौर पे हमको पागल बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये सारे जो झूठ इनके हैं, ये झूठ लोगों के सामने ना आ पाए, और इसी को सामने लाने के लिए साहब कांशीराम ने कहा था सामाजिक कार्रवाई, यानी कि गांव-गांव में ये कैडर कार्यक्रम लगातार चलते रहने चाहिए। और यही कैडर कार्यक्रम करने के लिए हमने तमाम संगठनों से बात की कि हम लगातार आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई सामाजिक संगठन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। मजबूरी में आकर के 6 महीना पहले मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ा जिससे कि मुझे एक नाम तो देना है ना लोगों के बीच में काम करने के लिए, और वो नाम हमने बहुजन शक्ति दिया। साहब कांशीराम को पढ़ने के बाद साहब ने कहा बहुजन समाज की शक्ति बहुजन समाज की महिलाएं हैं, और जब उन्होंने ये कहा महिलाएं हैं तो हमको वहीं से प्रेरणा मिली कि बहुजन शक्ति नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। गांव-गांव में उसी के तहत हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ बहुजन शक्ति का जो लोगो रखा, पति आप जरा घूम जाइए, एकदम देखिए सारे लोग इनके पॉकेट पे जो सिंबल बना हुआ है, पीछे धम्म चक्र है, उसके ऊपर खड़ा हुआ हाथी है। धम्म चक्र के ऊपर खड़ा हुआ हाथी है। हाथी का मतलब है जो साहब कांशीराम हमको निशानी दे करके गए हैं, निशानी दे के गए हैं, वो है हाथी, हाथी की निशानी। ये बाबा साहब दे के गए थे। बाबा साहब से साहब कांशीराम ने लिया। कांशीराम साहब ने कहा बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है, जातियों में बटा हुआ है केवल, जहाँ धोबी पासी से कहता है मैं तुझसे ऊंचा, पासी से चमार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, चमार से लुहार, कहां सुनार, सब एक दूसरे से ऊंचे नीचे कहते हैं। साहब कहते हैं ये बैठा हुआ हाथी, यानी जिस दिन बहुजन समाज को अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा, हाथी उठ करके खड़ा हो जाएगा। तो उस बहुजन समाज को जो हाथी नुमा है, उसको उठा के खड़ा करने का प्रयास हम बहुजन शक्ति के माध्यम से करेंगे। इसलिए इसका लोगो भी खड़ा हुआ हाथी, और पीछे धम्म चक्र है, यानी जो बाबा साहब की जो क्रांति थी कि बहुजन समाज को शासक कौम बनाना और भारत को बुद्धमय बनाना, उस बुद्धमय यानी धम्म चक्र को वापस चलाने का काम हम बहुजन शक्ति के माध्यम से कर रहे हैं। मुझे कोई नेता नहीं बनना है, मुझे आपसे कोई वोट नहीं लेना है, लेकिन साहब का जो सामाजिक चिंतन था, साहब का जो बहुजन जागृति जत्था था, जो गांव-गांव में नाटक करता था और गायन के माध्यम से लोगों को जागरूक करता था, वो कारवां हम वापस शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 जून से हमारी छुट्टी हो जाएगी, विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में 3 से 4 गांव में कार्यक्रम हो। हम आपके गांव आने के लिए तैयार हैं। आप 10 दिन का शेड्यूल तैयार कर लीजिए। अगर एक दिन में 3 गांव में हम कार्यक्रम कर लेते हैं तो 10 दिन में हम 30 गांव कर सकते हैं, और 10 दिन में जब 30 गांव कर लेंगे तो 15वें दिन हम 30 गांव को मिला करके एक बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। जो वो जागृति बड़ा कार्यक्रम को 30 गांव का मिला के करने पे आएगी,
तब बहुजन समाज अपनी संख्या बल देखेगा, तब न जानेगा कि मेरा समाज कितना मजबूत है और मेरा समाज कितना जागरूक है। तो वो चमचे जो हमारे समाज में पैदा कर दिए गए, जो दलाल हमारे समाज में पैदा कर दिए गए, कि जो छोटे छोटे वोट को 2, 4, 10 वोट कहते हैं हमारे पास है और 1000, 2000 रुपया चुनाव से पहले लेकर के वोट बेच देते हैं, ऐसे दलालों की दलाली ऐसे खत्म हो गई। साहब ने ये तरीका बताया और यही तरीका हम लोग गांव-गांव में करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे अधिकारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कोशिश कर रही थी कि सर ही पहले बोल लेते, क्योंकि मैं थोड़ा लंबा बोल जाती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि इतना सीनियर ऑफिसर हमारे बीच में, और सीनियर खाली अधिकारी ही नहीं है, उम्र में भी हमसे वो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। तो बहुत रेस्पेक्ट है आपकी, इतने अच्छे से ये समझाते हैं। और मुझे लगता है कि मुसाफिर सर से मेरा आज 11 साल हो गया। 2012 में मुलाकात हुई थी, विश्वविद्यालय में हम संघर्ष कर रहे थे। साहब ही वो पहले व्यक्ति थे कि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के खिलाफ हमने धरना दिया तो सर मेरे साथ बीएचयू गेट पे धरने पे बैठे थे। इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद वो आकर के लोगों के बीच में वहाँ पर बैठे हुए थे। और इसके साथ ही साथ आप लगातार बनारस में जब भी कार्यक्रम कर रहे थे तो उस दौरान हम लोग क्योंकि विश्वविद्यालय में ही थे सक्रिय, तो सर के सौजन्य से हम लोग तमाम जगहों पे मीटिंग भी किए। और इसके साथ साथ जो कचहरी पे कार्यक्रम होता था वो भी। मैं एक बात कहूँगी कि देखिए, पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सही मायने में आपके सामने जीता जागता अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो मुसाफिर सर एकदम जीता जागता जो करती है। जरा सा एक तो मास्टर हो जाते हैं, प्राइमरी में एक तो मास्टर हो जाते हैं, दिमाग इतना खराब हो जाता है कि शहर आजमगढ़ में जाकर के मकान बना के रहने लगते हैं, कभी अपने गांव की तरफ देखते भी नहीं। और अभी पिछले ही महीने हम मुसाफिर सर के गांव गए थे, मुझे नहीं पता था वहाँ मुसाफिर सर आ रहे हैं। वहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए थे और मुसाफिर सर भी बैठे थे और मुझे खुद उनके गाँव के लोगों से पता चला, मतलब जब गाँव के लोग तारीफ करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आदमी ईमानदार होगा। नहीं तो हर एक नौकरी करने वाला अपने गांव पलट के नहीं जाता तो उसके गांव में उसकी सबसे ज्यादा डिसरेस्पेक्ट होती है। तो मैं धन्यवाद दूंगी सर को भी और इसके साथ साथ आप लोगों को भी कि आपको इतनी बड़ी शख्सियत को यहाँ सुनने का मौका मिल रहा है। और सर से मैं विनती भी करूंगी कि 2 साल में सर रिटायर हो जाएंगे तो ये जनता आपके साथ में है, आप खुले तौर पे आप मैदान में आइए, हम आपके साथ में हैं। हम पीछे पृष्ठभूमि तैयारी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि समाज का एक नेता, एक चेहरा बन करके आप लोगों के बीच में रहें, क्योंकि आप तन मन धन से लगे हुए हैं, आपने पूरी जिंदगी डेडिकेट कर ही दी है संगठन के माध्यम से। तो जो आप कर रहे हैं कर्मचारियों के साथ में, इसके साथ ही साथ इतनी रात में किसी गाँव में समय दे पाना, कोई अधिकारी, मुझे आज नजर उठाती हूँ तो कोई भी अधिकारी इतने खुले तौर पे किसी भी मंच पे बैठा हुआ नजर नहीं आता। तो मैं पुनः धन्यवाद करूंगी सर को भी और ये पूरी आयोजक टीम को भी जिन्होंने सर को यहाँ बुलाया और हम सबको इतना बड़ा जो है कुछ सर से बातें सीखने का मौका मिलेगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि देखिए, जो बात मैं कह रही हूँ कि हम गांव-गांव कैडर करने के लिए तैयार हैं। अब आपको तय करना है कि आप हमको कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यानी हमारा कितना इस्तेमाल कर सकते हैं इस पूरी गर्मी की छुट्टियों के दौरान। बाकी सैटरडे संडे में तो हम आपके बीच में रहते ही रहते हैं। तो मेरे भाइयों, ये समय बहुत क्रूशियल है। आपके राष्ट्रीय प्रतीक के साथ में छेड़छाड़ हो चुकी है और इसके पहले अमर जवान ज्योति जो कि इंडिया गेट पे थी, उसको शिफ्ट करके एक नया वॉर मेमोरियल बना करके उसको एकदम एक तरीके से बिल्कुल नीचे गड्ढे में ले जा करके इस तरीके से वहां पे स्थापित किया गया है। तो अमर जवान ज्योति को इतना पीछे कर दिया गया है कि आदमी वहां तक चलते चलते थक जाए तो वहां देखने ही नहीं जा पाए। जबकि अमर जवान ज्योति जब इंडिया गेट के नीचे जलती थी तो कोई भी दूर से देख सकता था कि देखिए वो लोग अपलक जो उसकी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं, उनकी पलक तक नहीं झपकती है। तो ये जो काम सरकारें कर रही हैं, लगातार आपके हक अधिकारों के ऊपर जो आक्रमण करने का काम कर रही हैं, ये अपने अधिकार, अपने मंसूबे में, अपने जो चालाकियां हैं, इनमें कामयाब ना हो पाए, इसी की चेतावनी देने के लिए मुसाफिर सर और हम यहाँ पर आए हैं और भी सम्मानित लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद दूंगी इस पूरी टीम का। विशेष धन्यवाद हमारे माहौल के महाप्रधान जी कैलाश गौतम जी, जो लगातार लोगों के बीच में चल के आ रहे हैं। हमारे बीच में ऐसा एक ना बिकने वाला, ना झुकने वाला नेता है जिसको हम चाह रहे हैं कि अगर जनता अपनी आवाज़ बनाए
तो बहुत सफल हो सकती है। इस एरिया में अगर आप लोग हम लोग चाहें तो हम एक अपना जनप्रतिनिधि चुन करके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये दावा करती हूँ अपने लिए, मैं अपने लिए तो ये कह सकती हूँ कि शायद मैं भी बिक जाऊँ, लेकिन कैलाश भैया कभी बिकेंगे नहीं, ना कभी झुकेंगे। तो एक ऐसा शख्सियत आपके बीच में है, तैयारी कीजिए। 2027 के हिसाब से आप अपने ही बीच से नेता तैयार कीजिए, और यही नेता हमारा सामाजिक नेता जो है वो आगे जाके पॉलिटिकल नेता बनेगा। तो इस तरीके का छोटा छोटा काम, हर चीज़ मन से हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र लगातार भैया और उनके पूरे काम के ऊपर लगी रहती है। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ में ये यहाँ से लेके बनारस तक, शिविरों तक, जो कोई भी आता है भैया की शरण में, भैया किसी को निराश नहीं करते, चाहे वो धम्मगुरु हो, चाहे हम हो, चाहे सर हो, या कोई और भी हो। तो ऐसा जनप्रतिनिधि हमको और आपको चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारी जो मैडम है एक बहुत बहादुर, यहाँ पर बिल्कुल एकदम अंगूठा टेक है, लेकिन पढ़े, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों पे भी भारी हैं। मुसाफिर सर, मैं आपका परिचय करा दूँ, आपके बिल्कुल बगल में बैठी हैं सुशीला बौद्ध जी। आपने अपने गांव में बाबा साहब भगवान बुद्ध की बहुत शानदार मूर्ति लगाई है। आपके घर में शौचालय नहीं है, आपके पास पक्का मकान नहीं है, लेकिन आपने बाबा साहब की प्रतिमा एकदम पक्के उसमें तैयार करके रखी हुई है। तो एक बड़ा काम जो सुशीला जी कर रही हैं, अब थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के इन्होंने अपने घर की भी छत लदवा ली है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन ऐसा जज्बा रखने वाली लेडीज़ बहुत कम होती हैं। कैलाश भैया की पत्नी बगल में बैठी हुई है सुमन जी, और इसके बगल में गरिमा ब्यूटी पार्लर चलाने वाली हमारी एक मैडम ये भी बैठी हुई हैं, जो अपने पति के साथ में लगातार समाज में अपना सहयोग दे रहे हैं, जो जिस तरीके से दे सकता है, एक पार्लर चला करके, यूट्यूबर बन करके, यानी एक नया काम करके, एक नई जो है बहन जी, खाली घर में बच्चा पैदा करने, बच्चा खिलाने, खाना बनाने तक सीमित मत रखिए। आज आपके पास बहुत सारा स्कोप है। जो यहाँ 3 महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये तीनों अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको भी सीखने की ज़रूरत है भैया। पैसा कैसे कमाया जाए और उस पैसे को कैसे समाज में जागरूक करने में लगाया जाए, दोनों काम आप कर सकते हो। और प्यारे बच्चों, जिनके पास स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए अपने ज्ञान को बढ़ाने में, और इसके साथ साथ मिशन मूवमेंट को भी बढ़ाने में। छोटे छोटे रील्स बना सकते हो, छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हो। बाबा साहब के भाषणों की कटिंग, साहब कांशीराम के भाषणों की कटिंग बना करके अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, अपने यूट्यूब चैनल से उसको खूब आगे बढ़ाइए। इससे आपको पैसा भी जनरेट होगा और इसके साथ साथ मिशन का काम भी होगा। तो अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, और रेंग नहीं सकते हो तो जिस जगह पे बैठे हो उसी जगह से काम